ये वीडियो मेरे सब्सक्राइबर के कमेंट करने पर बनाया गया है जिनका नाम स्क्रीन पर है। जरा एक ऐसी कंपनी की कल्पना करते हैं जिसने दशकों तक महज 3%, हाँ सिर्फ 3% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर गुजारा किया हो। मतलब एक ऐसा व्यापार जो बस किसी तरह चल रहा हो। हाँ, जिसे हम कहते हैं ना कि बस दाल रोटी चल रही है। बिल्कुल। लेकिन अचानक सिर्फ 5 सालों के भीतर वो मार्जिन उछलकर 23% और फिर हाल ही में 24% हो जाए, और साथ ही हर साल उनका मुनाफा 131% की दर से बढ़ने लगे। ये तो किसी टेक स्टार्टअप के नंबर्स लग रहे हैं। है ना? पहली नजर में ये कोई चमत्कारी सिलिकॉन वैली का स्टार्टअप या फिर कोई बहुत बड़ा घोटाला लग सकता है। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम किसी ऐप बनाने वाली कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक 36 साल पुरानी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, विविध इलेक्ट्रोमेक लिमिटेड। दिलचस्प बनाती है जब कोई पुरानी और बेसिकली एक पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस तरह के वित्तीय परिणाम देती है ना, तो उसके पीछे कोई मामूली सा बदलाव नहीं होता। हाँ, मतलब कुछ तो बुनियादी तौर पर बदला है। बिल्कुल। पूरे व्यापार के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट होता है, जिसे हम बिजनेस मॉडल का पूरी तरह से पलट जाना कहते हैं। सही बात है। और इस पूरी कहानी की तह तक जाने के लिए हमारे पास कुछ बेहद ठोस स्रोत हैं। हमने उनके 14 मई 2026 के बोर्ड मीटिंग के दस्तावेज और वित्त वर्ष 2026 के ऑडिटेड स्टैंड अलोन वित्तीय नतीजे और हाँ, स्क्रीनर की इनसाइट्स को बहुत करीब से देखा है। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि मार्जिन में ये 3 से 24% की छलांग एक्चुअल में कैसे मुमकिन हुई, और सबसे अहम बात, एक लंबी अवधि के जो कंजर्वेटिव रिटेल निवेशक होते हैं ना, उनके नजरिए से इन भारी भरकम आंकड़ों का असल में मतलब क्या है। बिल्कुल, क्योंकि नंबर्स कभी-कभी धोखा भी दे सकते हैं। एग्जैक्टली। मैं तो इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए यही सोच रही थी कि विविड इलेक्ट्रोमेक का ये सफर कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए कोई हार्डवेयर स्टोर वाला जो सिर्फ ईंटें और सीमेंट बेचता था, वो अचानक से एक लग्जरी विला का मुख्य आर्किटेक्ट और बिल्डर बन जाए। ओहो, क्या बढ़िया एनालॉजी दी आपने। है ना? मतलब वो अब सिर्फ सामान नहीं बेच रहा, वो पूरा बना बनाया घर सौंप रहा है। अगर हम इनके कोर बिजनेस को देखें तो 1990 से ये कंपनी मुख्य रूप से लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पैनल्स बनाती आ रही थी। लेकिन अब इन्होंने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम्स और एंड टू एंड डिलीवरी की ओर एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम बढ़ाया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि क्या केवल लो वोल्टेज पैनल से ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट होने से ही इनकी किस्मत बदल गई? देखिए, इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि ये लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज पैनल्स का बाजार काम कैसे करता है। आसान भाषा में बताऊं तो ये पैनल्स किसी भी कारखाने या बड़ी इमारत के वो विशाल स्विच बोर्ड होते हैं जो बिजली को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। अच्छा, मतलब वो बड़े बड़े लोहे के बक्से जो हम अक्सर बेसमेंट में देखते हैं। एकदम सही। और वो पूरी तरह से एक कमोडिटी मार्केट है। कमोडिटी मतलब इसमें हर दूसरी कंपनी पैनल बना रही है। इसमें कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं है, और इसलिए जो सबसे कम कीमत लगाता है कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिल जाता है। और यही वजह है कि ऐसे व्यवसायों में मार्जिन हमेशा 3 से 5% के बीच ही फंसा रहता है। तो बेसिकली एक प्राइस वॉर है, जो सबसे सस्ता देगा वो जीतेगा। बिल्कुल। लेकिन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम्स बिल्कुल ही अलग दुनिया है। ऑटोमेशन किसी कारखाने का सिर्फ स्विच बोर्ड नहीं है, ये उस कारखाने का आप कह सकती हैं दिमाग और नर्वस सिस्टम है। ओहो, दिमाग। हाँ, इसमें पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, सेंसर्स और बहुत ही जटिल सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं जो ये तय करते हैं कि मशीनें कब चलेंगी, कैसे काम करेंगी और ऊर्जा कैसे बचाएंगी। अब आप ही बताइए, जब आप किसी कारखाने को उसका दिमाग बेच रहे हैं तो क्या आप लोहे या तांबे के भाव पर मोलभाव करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां तो मैं अपनी इंजीनियरिंग और एक्सपर्टीज का पैसा मांगूंगी। एग्जैक्टली। आप अपनी इंजीनियरिंग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कीमत वसूलते हैं, और यही वजह है कि इनके मार्जिन इतनी तेजी से ऊपर भागे हैं। अच्छा, और एक बात जो मुझे सोर्सेज में बहुत प्रोमिनेंट लगी वो था उनका एंड टू एंड वर्कफ्लो। मतलब दस्तावेज साफ बताते हैं कि वे अब सिर्फ पुर्जे नहीं दे रहे, वे इंजीनियरिंग और डिजाइन से शुरुआत करते हैं, फिर फैब्रिकेशन और असेंबली करते हैं, और अंत में टेस्टिंग और कमीशनिंग तक की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। अगर मैं इसे किसी फैक्ट्री मालिक के नजरिए से देखूं तो ये तो एक बहुत बड़ी राहत है ना? बहुत बड़ी राहत है।
वरना इंडस्ट्री में होता क्या है कि हार्डवेयर किसी एक कंपनी से आता है, सॉफ्टवेयर कोई दूसरी कंपनी लगाती है। हाँ, और जब सिस्टम खराब होता है तो वो एक दूसरे पे दोष मढ़ने लगते हैं। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर वाला कहेगा हार्डवेयर में दिक्कत है, हार्डवेयर वाला कहेगा कोडिंग गलत है। विविट इलेक्ट्रोमेक एक ही छत के नीचे सब कुछ देकर इस इंटीग्रेशन के सिरदर्द को ही खत्म कर रही है, और इसी वजह से क्लाइंट्स उन्हें ज्यादा पैसे देने को भी तैयार रहते हैं। मतलब ये एक तरह का प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं अपने पीस ऑफ माइंड वाले प्रॉमिस के लिए। हाँ, और इंटीग्रेशन की इसी समस्या को सुलझाने के कारण ग्राहकों का उनके प्रति जो जुड़ाव है, जिसे हम स्टिकीनेस कहते हैं, वो बढ़ जाता है। और यहाँ एक और बहुत जरूरी पहलू है, उनका ISO 901:2015 सर्टिफिकेशन। अच्छा, ये सर्टिफिकेशन इतना मायने रखता है क्या? विजय, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में ये सर्टिफिकेशन सिर्फ रिसेप्शन पे टांगने के लिए नहीं होता। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां या जो बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो किसी वेंडर को तब तक टेंडर भरने ही नहीं देते जब तक उनके पास ये क्वालिटी स्टैंडर्ड ना हो। ओह, मतलब ये एंट्री टिकट है एक तरह से। एकदम सही। ये इस बात की मोहर है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की है, जो कि बड़े और ज्यादा मार्जिन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने की पहली शर्त है। तो व्यापार के इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के बाद अब ये पिक्चर थोड़ी साफ हो रही है कि वित्तीय आंकड़ों में जो ये धमाका हुआ है उसकी असली वजह क्या है। चलिए अब इन नंबर्स की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, क्योंकि सच कहूं तो ये आंकड़े किसी भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को हैरान करने के लिए काफी हैं। बिल्कुल, और नंबर्स हैं भी बहुत शानदार। हाँ, पिछले 5 सालों में प्रॉफिट का CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 131% रहा है। और सिर्फ 1 साल का अंतर देखें तो वित्त वर्ष 2025 में नेट प्रॉफिट 19.5 करोड़ रुपए था, जो 2026 में 62% की जबरदस्त उछाल के साथ 31.6 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। इसके साथ ही जो उनकी अर्निंग पर शेयर है यानी EPS, वो 27 रुपए 87 पैसे से बढ़कर 45 रुपए 13 पैसे हो गई है। और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE वो एक शानदार 55% के स्तर पर खड़ा है। और वो जो मार्जिन वाली बात आपने शुरू में कही थी, वो भी तो है। हाँ, सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला आंकड़ा तो वही OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो हिस्टोरिकली सिर्फ 3% हुआ करता था और अब वो 23 से 24% की रेंज में आ गया है। इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी छलांग है वाकई में। लेकिन देखिए, मेरी एक शंका भी है यहाँ। एक सामान्य मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ROE अगर 15 से 20% के आसपास हो तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इनका 55% है। क्या ये आंकड़े किसी नए और कंजर्वेटिव रिटेल निवेशक के लिए सच में टिकाऊ हैं, या ये मतलब सिर्फ एक बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। देखिए, गणित के नजरिए से इस 55% ROE की सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। ROE का सीधा सा मतलब है कि शेयर धारकों ने जो पैसा यानी जो इक्विटी कंपनी में लगाई है, उस पर कंपनी कितना शुद्ध मुनाफा कमा रही है। अब होता क्या है कि जब कोई कंपनी अचानक से अपने कम मार्जिन वाले व्यापार से हाई मार्जिन वाले ऑटोमेशन व्यापार में शिफ्ट होती है, तो मुनाफा तो तेजी से बढ़ता है, लेकिन कंपनी का जो शुरुआती इक्विटी बेस होता है वो समय छोटा ही रहता है। तो छोटे बेस पर ये जो बड़ा मुनाफा आता है ना, वो इस 55% के आंकड़े को जन्म देता है। अच्छा, मतलब न्यूमरेटर बहुत तेजी से बढ़ गया लेकिन डिनोमिनेटर अभी भी छोटा ही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन यहाँ एक कैच है, जैसे जैसे ये मुनाफा हर साल कंपनी की बैलेंस शीट में जुड़ता जाएगा, उनका रिजर्व बढ़ेगा, तो कंपनी का इक्विटी बेस भी तो बड़ा होता जाएगा। हाँ, वो तो है। अब अगले साल भी 55% ROE बनाए रखने के लिए कंपनियों को अपना मुनाफा और भी विशाल करना होगा, जो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। इसलिए एक लंबी अवधि के निवेशक को ये मानकर चलना चाहिए कि ये 55% हमेशा नहीं रहेगा। जैसे जैसे कंपनी का आकार बढ़ेगा, यह आंकड़ा थोड़ा नीचे आकर कूल डाउन होगा। तो मतलब ये बुलबुला नहीं है, बस गणित का एक फेज है। बिल्कुल, ये इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि मैनेजमेंट ने पिछले कुछ सालों में जो कैपिटल है उसका बहुत ही कुशलता से उपयोग किया है और शेयरधारकों के लिए जबरदस्त वैल्यू क्रिएट की है। ये काफी स्पष्ट करने वाला विश्लेषण था, क्योंकि कागज पर तो मुनाफा और ROE बहुत चमकीले लगते हैं, लेकिन जब कोई कंपनी इतनी आक्रामक रफ्तार से बढ़ती है तो हमेशा कुछ वर्किंग कैपिटल की चुनौतियां जन्म लेती हैं। 100% की बात कही आपने। और मैंने बैलेंस शीट की गहराई में जाकर देखा तो कुछ ऐसे खतरे नजर आते हैं जिन पर बात करना मुझे लगता है बेहद जरूरी है। अगर हम एसेट्स को देखें तो कंपनी के एसेट्स 115 करोड़ रुपए से बढ़कर 195 करोड़ रुपए हो गए हैं,
ये भारी कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का संकेत है। हाँ, जैसे कि अमरनाथ में जो उनकी नई फैसिलिटी का विस्तार हो रहा है। बिल्कुल, ये तो भविष्य के लिए अच्छी बात है, लेकिन इन एसेट्स को बनाने के लिए जो लंबी अवधि का कर्ज है वो 0.23 करोड़ रुपए से सीधे 19.66 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कर्ज काफी तेजी से बढ़ा है। हाँ, और जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा डराता है वो है डेटर डेज। ग्राहकों से पैसा वसूलने का जो समय है वो 212 दिन है। 212 दिन मतलब लगभग 7 महीने। सोचिए, और इस बीच कंपनी का कैश बैलेंस 3.36 करोड़ रुपए से घटकर महज 0.56 करोड़ रुपए रह गया है। ये थोड़ा अलार्मिंग है। मैं इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझने की कोशिश कर रही थी। ये तो कुछ वैसा ही हो गया कि किसी ने एक बहुत बड़ा और आलीशान घर खरीद लिया हो और उसे सजाने के लिए बैंक से लोन भी ले लिया। लेकिन उस लोन की EMI चुकाने के लिए उसे बाजार से और उधार लेना पड़ रहा है, क्योंकि जिस दफ्तर में वो काम करता है वहां से उसकी सैलरी आने में 6-6 महीने की देरी हो रही है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या ये बढ़ता हुआ कर्ज और ग्राहकों से पैसा आने में होने वाली 212 दिनों की देरी आगे चलकर कंपनी के लिए एक बड़ा संकट नहीं बन जाएगी? देखिए, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये एक बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है। इसे हम वर्किंग कैपिटल बॉटलनेक कहते हैं। ये 212 दिनों के डेटर डेज का जो मैकेनिज्म है ना, वो समझना होगा। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? जब विविड इलेक्ट्रोमेक ऑटोमेशन का कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करती है तो बिलिंग कागज पर हो जाती है और वो जो 23% मार्जिन और मुनाफा है वो भी बैलेंस शीट में दर्ज हो जाता है। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा एक साथ कभी नहीं आता। तो क्या किश्तों में आता है? हाँ, जिसे हम माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट्स कहते हैं। शायद 10% एडवांस मिले, फिर 60% डिलीवरी पर और बचा हुआ 20 या 30% पैसा रिटेंशन मनी के तौर पर रोक लिया जाता है। ओहो, रिटेंशन मनी, मतलब काम होने के बाद भी पैसा रोक लेते हैं। बिल्कुल, ये पैसा फाइनल कमीशनिंग और टेस्टिंग के कई महीनों बाद मिलता है, जब क्लाइंट पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। पर अगर क्लाइंट की साइट ही तैयार ना हो तो वो फाइनल कमीशनिंग टलती जाएगी और पैसा फंसा रहेगा। एकदम सही पकड़ा आपने। और उसी फंसे हुए पैसे की वजह से इनका कैश बैलेंस गिरकर 0.56 करोड़ रुपए पर आ गया है। रोजमर्रा के खर्च चलाने और नई फैक्ट्री बनाने के लिए तो उन्हें वो 19 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा है। मतलब ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन कैश फ्लो फंसा हुआ है। हाँ, एक लंबी अवधि के रूढ़वादी निवेशक के लिए ये सबसे बड़ा जोखिम है। अगर बाजार में कोई आर्थिक मंदी आती है और ग्राहक पैसा देने में और देरी करने लगते हैं तो एक कर्ज का बोझ कंपनी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वो जो 55% का ROE और 24% का मार्जिन है ना, वो तब तक ही सुरक्षित है जब तक कंपनी अपनी इस वर्किंग कैपिटल की गुत्थी को सुलझाने में सक्षम है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। मतलब साफ है कि विकास की कीमत होती है और वो कीमत फिलहाल कर्ज और घटे हुए कैश के रूप में चुकाई जा रही है। अब ऐसे हालात में जहां कंपनी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही हो, वर्किंग कैपिटल का इतना दबाव हो और भारी कर्ज लिया जा रहा हो, वहां निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी ढाल क्या बनती है? मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता। बिल्कुल। जब रिस्क बढ़ता है तो गवर्नेंस ही बचाती है। और दस्तावेजों में 14 मई 2026 को जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसका जिक्र है। मुझे लगता है कि गवर्नेंस के नज़रिए से इसमें कुछ बहुत ही रणनीतिक फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले तो कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर मेसर्स YRK DAJ एंड एसोसिएट्स ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अनमॉडिफाइड ओपिनियन जारी किया है। देखिए, वित्तीय दुनिया में ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन मिलना एक बहुत बड़ी हरी झंडी है। अच्छा, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है इन्वेस्टर्स के लिए? इसका सीधा अर्थ ये है कि जो स्वतंत्र ऑडिटर्स हैं उन्होंने कंपनी के सभी वित्तीय रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स और बही खातों को पूरी गहराई से खंगाला है और उन्हें सब कुछ एकदम पारदर्शी और सही मिला है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कोई अगर या मगर नहीं लगाया है। मतलब कोई रेड फ्लैग नहीं है। बिल्कुल। जब कंपनी 62% का नेट प्रॉफिट उछाल या 24% का मार्जिन दिखाती है तो कई बार मार्केट को शक होता है कि कहीं ये सिर्फ अकाउंटिंग के चमत्कार तो नहीं है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन ये साबित करता है कि ये आंकड़े जमीनी हकीकत हैं, कोई कागजी बाजीगरी नहीं। ये तो निवेशकों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन बोर्ड मीटिंग में 2 और बड़े फैसले हुए। ऑडिटर्स की नियुक्ति वाले। हाँ, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मेसर्स TBZ एंड एसोसिएट्स को इंटरनल ऑडिटर और मेसर्स नूरिन लुडाया एंड एसोसिएट्स को सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है। जी। अब इन नियुक्तियों को पढ़ते हुए मेरे मन में एक बड़ा सवाल आया। जब एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर पहले से मौजूद है
जो सारे रिकॉर्ड्स चेक कर रहा है और उसे सब कुछ सही भी मिला है, तो फिर ये इंटरनल और सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स की अलग-अलग फौज क्यों तैयार की जा रही है? इन दोनों की अलग-अलग रणनीतिक भूमिकाएं क्या हैं? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इस अंतर को समझना एक लंबी अवधि के निवेशक के लिए बहुत जरूरी है। इसे हम चलिए एक स्कूल के उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है वो इस एक्सटर्नल एग्जामिनर की तरह है जो साल के अंत में आता है, फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनाता है और बताता है कि कंपनी पास हुई या फेल। मतलब वो सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखता है। हाँ, लेकिन इंटरनल ऑडिटर जैसे ये मेसर्स TBZ एंड एसोसिएट्स हैं, वो उस क्लास टीचर की तरह हैं जो साल भर हर रोज आपका होमवर्क चेक करते हैं। इंटरनल ऑडिटर का काम साल के अंत का इंतजार करना नहीं है। तो वो रोजमर्रा के काम देखते हैं। बिल्कुल, वे रोजमर्रा के वित्तीय नियंत्रण, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और प्रक्रियाओं की दक्षता को देखते हैं। हमने जो अभी थोड़ी देर पहले 212 दिनों के डेटाबेस की बात की थी ना, हाँ, वो वर्किंग कैपिटल वाला प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। एक मजबूत इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट को लगातार चेतावनी देगा और प्रक्रियाओं में सुधार लाएगा ताकि पैसा जल्दी वसूला जा सके। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी अंदर से इतनी मजबूत रहे कि वो अपने ही विकास के बोझ तले न दब जाए। ओहो, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। मतलब इंटरनल ऑडिटर रोजमर्रा के ऑपरेशंस और वर्किंग कैपिटल की समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। तो फिर ये जो सेक्रेटेरियल ऑडिटर हैं, मेसर्स नूरेन लुडाया एंड एसोसिएट्स, इनका क्या काम है? देखिए, सेक्रेटेरियल ऑडिटर का काम पैसों के लेन देन से थोड़ा कम और कानूनों व नियमों के पालन से ज्यादा जुड़ा होता है। जब कोई कंपनी इतनी आक्रामक रूप से बढ़ती है, नई फैक्ट्रियां लगाती है और नए कर्ज लेती है, तो कई तरह के कानूनी कंप्लायंस पूरे करने होते हैं। अच्छा, मतलब रेगुलेटरी चीजें। हाँ, सेक्रेटेरियल ऑडिटर ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी सेबी, कंपनी अधिनियम और अन्य सभी नियामकों के नियमों का पूरी तरह से पालन कर रही है या नहीं। जैसे, क्या बोर्ड मीटिंग सही समय पर हो रही हैं? क्या जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो रही है? क्या इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है? मतलब कोई लीगल लूप होल ना रह जाए। बिल्कुल, क्योंकि अगर इन कानूनी नियमों में कोई चूक हो जाए तो भारी जुर्माना लग सकता है और कंपनी की साख रातों रात गिर सकती है। सेक्रेटेरियल ऑडिटर इसी लीगल जोखिम को शून्य करने का काम करता है। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। एक कंजर्वेटिव रिटेल निवेशक सिर्फ एक साल के 131% प्रॉफिट ग्रोथ से प्रभावित होकर तो पैसा नहीं लगाता। नहीं, वो तो बेवकूफ़ी होगी। हाँ, वो ये देखना चाहता है कि क्या ये विकास टिकाऊ और पारदर्शी है। तो ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन, इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर, ये तीनों मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जो ये सुनिश्चित करता है कि 55% का ROE देने वाली ये जो तेज रफ्तार मशीन है, ये सही नियमों और नियंत्रण के साथ हाईवे पर दौड़ रही है। बिल्कुल, इससे दीर्घकालिक परिचालन स्थिरता और शेयरधारकों का जो भरोसा है वो बहुत मजबूत होता है। तो चर्चा को समेटते हुए अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के निष्कर्ष पर नजर डालें, विविध इलेक्ट्रोमेक लिमिटेड ने खुद को लो वोल्टेज पैनल्स बेचने वाले एक साधारण वेंडर से एक एंड टू एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रोवाइडर में सफलतापूर्वक बदल लिया है। और इसी, जिसे आप वैल्यू एडिशन कह रहे थे, इसी ने उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 3% से खींचकर 24% तक पहुंचा दिया है। और हमने ये भी बहुत गहराई से समझा कि 55% का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना शानदार है, लेकिन इसके पीछे के गणित के कारण ये भविष्य में थोड़ा स्थिर यानी कूल डाउन हो सकता है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, हमने बैलेंस शीट की उस छिपी हुई हकीकत पर बात की, वो 212 दिनों के डेटा डेज और बढ़ता कर्ज जो इस कंपनी की विकास यात्रा में इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। सही कहा आपने। और अंत में नए ऑडिटर्स की नियुक्ति और अनमॉडिफाइड ओपिनियन ने ये भी स्थापित कर दिया है कि कंपनी अपने इस आक्रामक विकास को संभालने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बेहद मजबूत ढांचा तैयार कर रही है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल है। बिल्कुल। अब इस डीप डाइव के अंत में विचार करने के लिए एक बेहद दिलचस्प पहलू सामने आता है। हमने देखा कि विविड इलेक्ट्रोमेक की तकनीक, उनका ऑटोमेशन में शिफ्ट और उनके मुनाफे के मार्जिन्स, सब कुछ बेहतरीन दिशा में जा रहे हैं। उनका इंजन बहुत दमदार है की प्रक्रिया को दुरुस्त कर ले। मतलब अगर वे 212 दिनों के इस वर्किंग कैपिटल बॉटलनेक को सुलझा लें और अपने कर्ज को तेजी से कम कर दें, तो क्या आने वाले दशक में ये कंपनी भारतीय इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पूरी दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, क्या वे उद्योग में इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन का एक पूरी तरह से नया मानक स्थापित कर पाएंगे?
ये सिर्फ एक कंपनी के विकास की कहानी नहीं है, बल्कि एक बदलते हुए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की झलक है। और यही वो सवाल है जिस पर हर गंभीर लंबी अवधि के निवेशक को खुद गहराई से विचार करना चाहिए। बिल्कुल, आगे का रास्ता बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। वित्तीय दस्तावेजों के पीछे छिपी इन कहानियों और उनके असली मायनों को समझने का हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा। सुनते रहिए, सीखते रहिए।